हाँ, तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 5 कोशिका एवं उसकी संरचना। तो उसके जो कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ रहे थे, कोशिका अंग, तो आता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम कोशिका का अवशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, मतलब जो अवशिष्ट पदार्थों को नष्ट करता है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थों के कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पचित करके, जो लाइसोसोम होता है, बाहरी पदार्थ जो कोशिका के अंदर जाते हैं या अंगकों के जो टूटे फूटे भाग होते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उनको पचित मतलब पचा करके साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन अथवा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं, जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। लाइसोसोम बहुत सारे पाचक एंजाइम होते हैं जो कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने में सहायता होते हैं। कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। जब कोशिका में चयापचय मतलब उपापचय, मेटाबॉलिज्म, उपचय और अपचय दोनों प्रकार की जब क्रियाएं होती हैं, चयापचय बोला जाता है, तो उसमें जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या मृत हो जाती हैं, मतलब शरीर के अंदर जो क्रियाएं चलती हैं उसमें जो कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, तो लाइसोसोम फट जाते हैं कोशिका के अंदर और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचन करने लगते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, और जो यदि उसकी संरचना देखेंगे तो उसमें एक झिल्ली पाई जाती है, मतलब चारों तरफ उसमें भी कोशिका झिल्ली होती है जिसमें वह घिरी होती है, जिससे पाचक एंजाइम होते हैं और इन एंजाइमों को बनाते हैं। तो मतलब जो लाइसोसोम होते हैं उसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। मतलब कभी कभी क्या होते हैं, जो अपने शरीर में क्रियाएं चलती हैं, उपापचय क्रियाएं, उन क्रियाओं के कारण किसी कोशिका मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और उसके अंदर जो पदार्थ रहते हैं उनका स्वयं पाचन कर लेते हैं, इसलिए उसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिका का एक प्रमुख अंग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। बिजली घर मतलब पावर हाउस के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे शरीर के अंदर जो भी भोजन बनता है, जो हम भोजन खाना खाते हैं, जब उनका पाचन होता है, पाचन होने के बाद हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में जो पदार्थ ग्लूकोज के रूप में C6H12 पोषक से पदार्थ बनता है। फिर जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस ऊर्जा बनती है 673 किलो कैलोरी या 38 ATP। तो यह ऊर्जा जो ATP के रूप में हमारे शरीर में जब बनती है तो इसका जो ऑक्सीकरण क्रिया होती है, श्वसन क्रिया कोशिका के अंदर, तो इसमें जो भी ऊर्जा हमारे शरीर में क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं में खर्च कर ली जाती है। शारीरिक जो भी क्रियाएं हैं, मानसिक मेहनत जो भी अपन करते हैं,
वो जो बची हुई जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संचित हो जाती है। तो वह ऊर्जा जब हम कभी भोजन नहीं करते, जैसे 2-4 दिन तक अगर खाना नहीं भी खाएंगे तो जीवित रहते हैं, हमारे शरीर की क्रिया जो भी है कार्य करती रहती हैं, क्योंकि जो कोशिका के अंदर जो एटीपी के रूप में ऊर्जा जो संचित रहती है उसका उपयोग कोशिकाएं करती रहती हैं। इसलिए कोशिका को पावर हाउस या ठीक है बिजली घर कहा जाता है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी, बताए एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, जो 2 अणु होते हैं, एक होता है एटीपी, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एक होता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इधर डाई लगेगा इधर ट्राई लगेगा। तो जो ऊर्जा के अणु होते हैं तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं, और एटीपी कोशिकाओं की ऊर्जा है, जो एटीपी के रूप में मतलब जो ऊर्जा के अणु होते हैं एटीपी, तो शरीर नए रासायनिक यौगिक को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है मतलब कोशिका के अंदर जो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर दोहरी झिल्ली होती है, मतलब कोशिका झिल्ली, और बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक बलित होती है। ये बलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए एक बड़ा क्षेत्र बनाती है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है, क्योंकि इसमें उनका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत अद्भुत अंग होते, क्योंकि इसमें उनका स्वयं डीएनए, अपना डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो स्वयं प्रोटीन बनाते हैं क्योंकि उसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। फिर आता है प्लेस्टिड। प्लेस्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जो कोशिका अंग है प्लेस्टिड वो केवल पादप कोशिकाओं, पादप मतलब पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट मतलब रंगीन प्लेस्टिड या ल्यूकोप्लास्टिड, तथा श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड, मतलब कुछ रंगीन होते हैं कुछ श्वेत होते हैं सफेद। जिस प्लेस्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, मतलब जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, क्लोरोप्लास्ट। और पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो जो पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत अधिक आवश्यक है, क्यों क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में कुछ पीले कुछ नारंगी रंग के वर्णक होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक हैं जिनमें स्टार्च, तेल अथवा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। प्लेस्टिड की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। प्लेस्टिड बाह्य संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लेस्टिड भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। फिर आते हैं रसधानियाँ। रसधानियाँ का मतलब होता है कोशिका के अंदर कुछ खाली स्थान होते हैं जिसमें खाली स्थान में रस भरा रहता है, द्रव। रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों को संग्राहक थैलियाँ हैं, मतलब उसमें ठोस या तरल पदार्थ को संग्रह करने के लिए कुछ खाली स्थान छोड़े जाते हैं।
रहते हैं। जंतु कोशिकाओं में राजधानियां छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में राजधानियां बहुत बड़ी होती हैं, मतलब उसमें बड़े गैप पाए जाते हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रकीय राजधानी की माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होता है। पौधों की कोशिकाओं की माप। पादप कोशिकाओं की राजधानी में कोशिका द्रव भरा रहता है तथा ये कोशिकाओं में स्फूर्ति तथा कठोरता प्रदान करती है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ राजधानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक पदार्थ तथा कुछ प्रोटीन ये कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा की खाद्य राजधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ कोशिकीय जीवों में विशिष्ट राजधानियां के अतिरिक्त जल तथा कुछ अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अवशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसा कोशिका झिल्ली तथा अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। तो कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। जो कोशिका होती है, कोशिका स्वयं एक जीव है और बहुत सारी कोशिकाओं से बनने वाले बहुकोशिकीय जीव हैं। तो कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है, मतलब कार्य करने वाली भी इकाई है और संरचना करने वाली भी इकाई है। इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई माना